ठीक है, करें स्टार्ट। देखो हमारे पार्ट सेकंड है एमपी सेट 2022। ठीक है, पीवाई क्यू हम सोल्व कर रहे हैं। इसके अंदर हम मैथ्स, रीजनिंग, मैथमेटिकल रीजनिंग, लॉजिकल रीजनिंग और डीआई वाला सोल्व करने वाले हैं। ठीक है, क्लियर है। पहला प्रश्न आपके सामने यहाँ पर प्रश्न है कि एक कक्षा में 15 छात्रों और एक शिक्षक की औसत आयु कितने वर्ष है? 18 वर्ष है। यदि शिक्षक की आयु को हटा दिया जाए तो छात्रों की औसत आयु 1 वर्ष क्या हो जाती है? कम हो जाती है। तब शिक्षक की आयु कितनी है ये बताना है आपको। बहुत ही सिंपल सा लॉजिक है, बहुत ही सिंपल सा फॉर्मूला है। आपको जब भी औसत आयु ज्ञात करना है तो उसका एक फॉर्मूला बताया था मैंने। क्या बताया था? कि जब भी इस प्रकार का प्रश्न आए तो आपको एक कंसेप्ट याद रखना है अपने दिमाग में। क्या कंसेप्ट याद रखना है? कि हमेशा जब भी आ जाए नया, जब भी किसी व्यक्ति को हटाते हैं हम तो नया औसत आता है। क्या आता है? मान लो जैसे कभी यहाँ पर हमने क्या करा कि यहाँ पर आपको 15 छात्र दे दिए और एक शिक्षक दे दिया। हो सकता है अभी नया एग्जाम जो पेपर आया आपका सेट में वो उल्टा दे दे। मान लो छात्र दे देंगे और बोलेंगे एक नया टीचर आ गया। बात समझ आ गई? अभी क्या था? अभी सब है। अभी यहाँ पे छात्र भी है, शिक्षक भी है। शिक्षक को हटा रहे हैं वो, और शिक्षक की उम्र पूछ रहे हैं आपसे, शिक्षक की उम्र कितनी होगी। हो सकता है एग्जाम में ऐसा आ जाए कि सब छात्र छात्र हो और बाद में टीचर आ जाए। बात समझ आ गई? तो टीचर की आयु बताओ, ऐसा भी प्रश्न आ सकता है। तो जब भी नया औसत होता है तो हम यहाँ क्या लिखते हैं? बराबर। अब यहाँ पे क्या लिखेंगे? औसत। नया, या जो नया व्यक्ति, नया औसत ना लिख के इसको क्या बोलते हैं? नया जो जो व्यक्ति है, जो नया मेंबर है उसका क्या लिखेंगे? आयु, एक्स जो भी है। यहाँ पे लिखते हैं हम औसत। क्या लिखते हैं हम? औसत। अब यहाँ आएगा प्लस माइनस। ठीक है, फिर यहाँ था औसत में परिवर्तन, कितने का चेंज आ रहा है औसत में, एवरेज में कितने का चेंज आ रहा है। औसत में क्या लिखेंगे यहाँ पर? परिवर्तन। औसत में परिवर्तन, कितने का परिवर्तन हुआ है। और यहाँ आता है, देखो यहाँ पर जनरली होता है एन। अब देखो कोई व्यक्ति चला गया इसलिए इसको यहाँ क्या लिखेंगे? एन माइनस वन। मान लो कोई व्यक्ति आ जाता तो उसको लिखते हैं हम एन प्लस वन। बात समझ में आ गई? कोई व्यक्ति जा रहा है तो देखो एक से मुझे ज्ञात करना है औसत कितना है। कितना है? बात समझ में आ गई? ठीक है, औसत में कितने का परिवर्तन आया? एक का। देखो यदि शिक्षक की आयु को हटा दिया तो औसत छात्रों की औसत आयु कितना हो जाएगी? 1 वर्ष कम। कम दे रखी तो हम डायरेक्ट एक लिख देंगे। मान लो गलती से औसत ही दे देता, 17 18 जो भी दे देता, तो फिर हम डिफरेंस लिखते हैं यहाँ पर। और एन माइनस वन, तो सुनो बात, 15 और एक 16 थे तो 15 आएगा। इस बात का ध्यान रखना है, गलत मत कर देना। ये तो 15 में से एक माइनस करके 14 कर दिया। 15 तो छात्र है और शिक्षक भी तो है। टोटल कितने हैं? ये कंफ्यूजन करने के लिए यही तो है। टोटल कितने हैं? 16 थे और उसमें से एक चला गया है, तब 15 बचा है। बात समझने के, तब सोल्व कर लो इसको। ये 18 है, ये प्लस कितना आ गया? 15। जोड़ो कितने आ गए? 8 5 13 3 33 वर्ष। बस खत्म, ये आ गया 33 वर्ष। ये सब पढ़ाया है, ऐसा कोई नया कुछ भी नहीं है इसमें। रॉकेट साइंस फॉर्मूला मैंने बताया था, वो फॉर्मूला आपको याद करना है। बस खाली इसमें आपको इतना सा चेंज करना है। अभी मान लो जैसे कि यहाँ पर क्या कर रखे थे, औसत में एक का अंतर आया था। ठीक है, औसत में एक का अंतर आया। अभी यहाँ पर व्यक्ति चला गया है। ठीक है, मान लो कोई नया व्यक्ति आ जाता तो देखो यहाँ पे मैं प्लस वन कर देता। ठीक है, अब सुना एक और काम हो सकता है। मान लो कोई छात्र छात्र रहते, अब छात्र को हमने दूसरे छात्र से रिप्लेस कर दिया। 3 प्रकार के प्रश्न बन गए। तो जब छात्र के छात्र से रिप्लेस करूंगा तो देखो यहाँ पे सिर्फ एन लूंगा मैं। कोई आया भी नहीं, कोई गया भी नहीं, कम भी नहीं हुआ, 15 के 15 ही रह गए, पर हमने रिप्लेस करा है, रिप्लेस। बात समझ आ गए? नया व्यक्ति आया ना, मान लो कोई दुबला व्यक्ति मैंने हटा दिया, मोटा व्यक्ति लेके आ गया, तो उसमें अरे बालक कुछ चेंज नहीं हुआ ना। एक व्यक्ति गया, एक व्यक्ति आ गया, एक बार प्लस कर दो, एक बार माइनस कर दो, जीरो हो गया ना, वो ए नहीं बच जाएगा। बस ऐसे 3 फॉर्मूले लगेंगे। औसत का जब भी कोई सा प्रश्न आएगा इस फॉर्मूले से आपका बन जाएगा। तो यहाँ पे आप लिख सकते हो नया मान। नया मान मतलब जो नया व्यक्ति आया उसका मान, या जो व्यक्ति गया उसका मान। ये फॉर्मूला याद करना बस। एक्स मतलब क्या है यहाँ पे? नया। कोई भी हो सकता है यहाँ पर, आयु हो सकती है, कोई संख्या हो सकती है, वजन हो सकता है। मान लो हो सकता है यहाँ पे छात्रों की उम्र ना देख के क्या दे दे वो, वजन।
बना लोगे? बढ़े आगे, सिंपल सा प्रश्न है। चलो ठीक है, अगला प्रश्न है, देखो यहाँ पर बहुत सिंपल सा प्रश्न है। अब देखो यहाँ पे बोल रहा है कि एक सांकेतिक भाषा में मतलब कोड लैंग्वेज में बिना को क्या लिख रहे हैं हम, ये नंबर लिख रहे हैं हम। अब आप खुद देखो बेटा, बात नहीं पीछे, अब आप खुद देखो एक बात, यहाँ पे लिखा है बिना, और देखो यहाँ पे लेटर देखो कितने लेटर है, देखो 2 2 4 और 6, ठीक है, के रूप में लिखा जाता है। तो दिल्ली को उसी भाषा में किस भाषा में लिखा जाएगा? जब भी इस प्रकार का प्रश्न बन जाए और जब भी नंबरिंग आपकी आ जाए, इसका मतलब उस नंबर को हमने नंबरिंग कर रखी है। क्या कर रखा है? नंबरिंग कर रखी है। पिछला जो पेपर था 18 का, उसमें जोड़ दिया था सबको, यहाँ पे उसने जोड़ा ही नहीं। अब देखो जनरली अगर होता देखो बी, तो वैसे तो कायदे से आना चाहिए था 2, पर देखो उसमें एक प्लस कर दिया उसने, ये एक स्टेप और आगे बढ़ गया है वो। तो ये चीज आपको कब पता चलेगी पता है? जब आप पूरी यहाँ पर अल्फाबेट लिख लोगे, तब आपको आसानी से समझ में आएगा। तो कुछ नहीं करा है, जैसे बी 2 नंबर पे आता है तो 2 में एक क्या करा है? प्लस। जैसे आई है, आपको पता है आई आता है 9 नंबर पर, तो इसमें एक ही तो प्लस करा है, ये आ गया 10। फिर देखो एन, एन आता है 14 नंबर पर, तो इसमें एक प्लस हो गया तो क्या बन गया? 15। और ए आता है 1 पर, तो एक प्लस हो गया कितना बन गया? 2। तो हो सकता है एग्जाम में आपसे वो एक नंबर माइनस करके दे दे पीछे, अभी एक नंबर उसने प्लस करा था। जो भी अल्फाबेट्स होते हैं वो चाहता तो ऐसे नंबर भी लिख सकता था, बी की जगह 2, आई की जगह 9, ठीक है, एन की जगह 14 और ए की जगह 1। इससे क्या होता था, बच्चा तुरंत पहचान लेता था। जो रट के जाते हैं बच्चा आगे, ए की जगह 1, बी की जगह 2, आई 9, इस टाइप से रट के जाते हैं, तो उसके लिए बहुत आसान होता है ये इजोटी वाले। तो आपको क्या कर रखा, उसने +1 कर दिया, फिर वहां पे बच्चा घबरा जाता है। तो आप छोटा सा लॉजिक भी लगाओ ना, आपका काम बन जाएगा। तो आपको कुछ नहीं करना है, बस देखना है लॉजिक उसके अंदर कौन सा लॉजिक। अब सुनना बात, यहाँ पे एक और लॉजिक लगा सकता है। यहाँ पे अभी सब में +1 कर रहा है, वो चाहता तो पहले वाले में +1 करता, दूसरे वाले में +2 करता, तीसरे वाले में +3 करता, चौथे वाले में +4 कर देता। ऐसा लॉजिक भी फिट कर सकता है। तो नए वाले में भी हम वो यहाँ पे जो लॉजिक लगाया उसने, वो लॉजिक हम यहाँ पे भी लगा देंगे। तो मुझे बताओ डी कितने नंबर पे आता है, तो कितना प्लस कर दूंगा? ई कितने पे आता है, कितना प्लस कर दूंगा? एल कितने पे आता है, तो कितना हो जाएगा प्लस? एच कितने पे आता है, कितना हो जाएगा? आई कितने पे आता है, एक जोड़ू 10। देखो बिना ऑप्शन के हम आंसर ले आए, वो उधर लिखा हुआ पेन पे, बात याद रहेगी। कोई दिक्कत, कोई समस्या? बहुत आसान सा है और आराम से पहचान लोगे। इतना सिंपल सी लॉजिकल रीजनिंग है। देखो आप बस खाली प्रैक्टिस ही करना है आपको, 1 2 बार कंसेप्ट ही लगाना है वहां पे जाके, वो बहुत बड़ी चीज नहीं है। यहाँ पर देखो अल्फाबेट की जगह हो सकता है आपसे वोवेल्स पूछ ले, वो बीच में लगा लगा के, ठीक है, बना लोगे? ये रहा अगला क्वेश्चन। अब सुनो बात, ये जो प्रश्न है हमारा, ये अनुपात से संबंधित प्रश्न है, और अनुपात मैंने आपको पढ़ाया था। तो देखो ये कहना चाह रहा है कि एक टाउन है हमारे पास, एक सिटी है, उसमें जो एम्प्लॉय है और अनएम्प्लॉय है उनका अनुपात दे रखा है। इसमें मतलब दिखा उसने उल्टा दिया है, वैसे है उल्टा असलियत में देखो तो। देखो एम्प्लॉय ज्यादा है और अनएम्प्लॉय कम है, पर वर्तमान स्थिति तो उल्टी है, ठीक है, वास्तविकता से उसका कोई लेना देना नहीं। तो देखो एम्प्लॉय और अनएम्प्लॉय का अनुपात कितना दे रखा है? 3/2, ठीक है, ये अनुपात दे रखा है। अनुपात हमने करा है, अनुपात कैसे निकालते? फिर देखो नगर में कुल कितने व्यक्ति है, टोटल नंबर कितने हैं? 750। तो देखो मैंने आपको एक बात बताई थी, जब भी हमारे पास कोई चीज टोटल हो और हमें कोई भी चीज निकालना हो, तो हम आराम से निकाल सकते हैं। देखो वो हमसे किसकी संख्या पूछना चाह रहा है? बेरोजगारों की, ठीक है। तो सुनो बात, बेरोजगार, बेरोजगार का अनुपात कौन सा है? 2। जिसका अनुपात हमसे पूछता है उसको हम ऊपर लेते हैं, ठीक है, बाकी दोनों को क्या कर देते हैं? नीचे। तो 3 और 2 को जोड़ूंगा तो कितना आएगा? 5। टोटल को हम नीचे रखते हैं, तो जितना दे रखा उतने का क्या कर देते हैं हम? इंटू कर देते हैं। बस इसको सोल्व कर लो, आंसर आ जाएगा। देखो 5 से काट दोगे तो कितने बार कट जाएगा? 15 बार। और 15 दूना कितना आ जाएगा? 30। तो 300 लोग क्या है?
लाइट बंद हो रही है ना। चलो 2 मिनट चालू हो जाए जब तक, देखो आप। आपके पास पेपर होगा ना सबके पास? पेपर में देखो आप प्रश्न। अभी तो शुरुआत ही हुई ना। चलो। बात है नहीं पीछे बेटा। बात है नहीं पीछे बेटा, पीछे बात नहीं। चलो इधर देखो। अब देखो नया प्रश्न आपके पास है कि एक गांव में 250 क्या है किसान, उनमें से 28% किसान क्या करते हैं, गन्ने की फसल लगाते हैं। इन गन्ना उगाने वाले किसानों में से 40% क्या है, कर कारखाने के सदस्य कितने होंगे? तो देखो बहुत सिंपल सा प्रश्न है, आप मुझे बताओ टोटल कितने किसान हैं? 250। उस 250 में से कितने गन्ने उगा रहे हैं? 28%। तो परसेंटेज देखो, परसेंट जब हटाऊंगा तो नीचे क्या जाएगा? 100। अब इन जो 100, जो 28% जो किसान थे, ये नंबर आ गया मेरे पास 28% किसानों का, उसमें से हमें 40, बस खत्म, काम ही खत्म हो गया। यहाँ तो सीधा ही पूछ लिया आपसे कि सकर, मतलब सकर कारखाने के घटा, तो मैं यहाँ पे डायरेक्ट भी निकाल सकता था। अभी ये कौन से सदस्य आ गए हैं? जो सहकारी कारखाने के सदस्य। ऐसे पूछ सकता था ना, ऐसे कितने गन्ना उत्पादक है जो क्या नहीं है, सहकारी कारखाने के सदस्य नहीं है। तो देखो 40%
गए? लॉजिक समझ में आ गया? हो सकता है प्रश्न ऊपर नीचे भी हो गया हो। चलो ठीक है, बना लो, कोई दिक्कत कोई समस्या? चलो आगे बढ़ते हैं। फिर देखो एक किसका, हाँ ये ले लो। देखो उसने वहां ऊपर देखो गलत ऑप्शन कर रखा है, यहाँ देखो। हाँ तो आंसर देख के अपना मन नहीं चेंज करना है, नहीं बात समझ में? आंसर तो बदलते रहते। चलो 23, अरे 23 देखो इधर, चलो इधर देखो। चलो ये ऊपर नीचे कर दिया कुछ उसने। चलो ये है ही नहीं 25 देखो। चलो अब देखो ये भी बड़ा सिंपल सा प्रश्न है। यहाँ पर देखो क्या बोल रहा है, निम्नलिखित में से कौन सी लेटर सीरीज को पूरा करेगा। यहाँ पर आपको एक सीक्वेंस दे रखा है। जब भी आपको इस प्रकार की सीरीज मिले, जब भी आपको मैथमेटिकल रीजनिंग की सोल्व करना हो, सबसे अच्छा तरीका है उसका, आप अल्फाबेट्स लिख लो। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा अल्फाबेट, ए के बाद सी डी ई एफ जी एच आई जे एल एम एन ओ पी क्यू आर एस डब्ल्यू एक्स वाई जेड, ये बना लिया मैंने। अब सुनो बात, जैसे यहाँ लिखा है जी के बाद ई, जी के बाद क्या लिखा है उसने, ई लिखा है, पैटर्न समझ में आया? जी के बाद क्या लिखा है उसने, ई, और फिर लिखा है एफ। वैसे तो कायदे से उसको ऐसा लिखना था कि जी के बाद ई, मतलब जी के बाद एफ फिर ई, पर पहले यहां पर गया फिर यहां पे आया, मतलब इन दोनों के बीच का बाद में लिखा। चलो दूसरा देखो के, ये रहा के के बाद कहां पे आया वो आई, फिर लिखा जे, मतलब मैं समझ गया। देखो पहले 3 लिए लेटर उसने, फिर ये 3 लेटर लिए और बीच में एक लेटर छोड़ा है। फिर देखो अगला, तो इसका मतलब ये के बाद एल को मैं छोड़ूंगा, फिर मैं 3 लेटर लूंगा, ये 3 लेटर है देखो ये, और उल्टा चलूंगा, ओ के बाद एम लूंगा फिर एन लूंगा, तो ओ एम एन। कहीं दिख रहा है? कुछ भी नहीं है, बताओ मुझे कहाँ है? कोई बहुत बड़ा रॉकेट साइंस हो इसमें तो बताओ। एक भी लॉजिकल रीजनिंग का ऐसा प्रश्न नहीं था जिसमें आपको बहुत दिमाग लगाना पड़ा हो। सब इस टेबल के अंदर देखोगे तो ऑटोमेटिक दिखेगा आपको, पर ऐसे रट के जाओगे ना, ये इतने नंबर पे इतने नंबर पे, आपके नंबर नहीं, फिर आपके नंबर नहीं आएंगे। ठीक है, ऐसे देखकर करो ना, सबसे अच्छा तरीका। इसलिए मैंने याद नहीं करवाई आपको ये टेबल, इसीलिए, क्योंकि अनावश्यक रूप से याद करके पैनिक होना है, क्योंकि भूलोगे एग्जाम में। ऐसा पैटर्न देख लो आप, बहुत सारे पैटर्न बन जाएंगे इसके अंदर। बढ़े आगे, चलो अगला प्रश्न देख लो। ये अगला प्रश्न आपका लॉजिकल रीजनिंग से है। अब देखो ये क्या बोल रहा है, इंडक्टिव रीजनिंग की बात कर रहा है। ये मतलब जो इंडक्टिव रीजनिंग किस चीज पर आधारित है, तो जो इंडक्टिव जो रीजनिंग होती है ना, जैसे हम किसी चीज की बात करते हैं, क्या करते हैं हम, किसी चीज की बात करते हैं, इंडक्टिव रीजनिंग के अंदर क्या होता है, हम पर्टिकुलर से यूनिवर्सल की तरफ जाते हैं। किसकी तरफ जाते हैं, पर्टिकुलर से यूनिवर्सल की तरफ जाते हैं। तो सुनो बात, किसी पर्टिकुलर से यूनिवर्सल की तरफ कब जाएंगे, जब उनके अंदर क्या हो गई, समानता, एक रूपता। तो किसी पे आधारित है, प्रकृति की समानता पर, इस पर आधारित है। समानता होगी तभी तो आप कंपेयर कर पाओगे ना चीजों में। जैसे न्यूटन बाबा थे, तो सुना बात, देखो कैसा है, इंडक्टिव और डिडक्टिव में क्या अंतर है, थोड़ा सा मैं यहाँ बता दूं, हो सकता है इससे प्रश्न आए। तो एक मेथड क्या होती है, डिडक्टिव, क्या होती है, डिडक्टिव, और एक क्या होती है। अब देखो क्या होता है और क्या अंतर होता है दोनों में, बेसिक सा अंतर समझना आप। डिडक्टिव में क्या होता है, हम बड़ी चीज से छोटी सी चीज की तरफ जाते हैं, मतलब जनरलाइजेशन से किसकी तरफ जाते हैं, पर्टिकुलर या स्पेसिफिक की तरफ जाते हैं। ठीक है, जनरल मतलब पूरी जनरल चीज से किसकी तरफ जा रहे हैं, स्पेसिफिक या पर्टिकुलर की तरफ। इसके अंदर जस्ट उल्टा होता है, पर्टिकुलर से किसकी तरफ जाते हैं हम, जनरल की तरफ। ठीक है, सुनना बात। अब देखो एक और चीज याद करना, थोड़ा सा स्टेटमेंट याद करना, ये जो डिडक्टिव मेथड है ना, ये ज्यादा साइंटिफिक मेथड है, मतलब ज्यादा अच्छी चीज है,
और इसका अगर आपको दिमाग लगाना है ना, इसके अंदर ऐसा सोचो, डिडक्टिव जो मेथड है ना, ये मैथ्स की तरह है। मतलब आपको क्वेश्चंस पता है और उस क्वेश्चन को सोल्व कैसे करना वो भी पता है, मतलब लॉजिक भी पता है, तो क्या आप आंसर निकाल सकते हो? क्या निकाल सकते हैं? मतलब आंसर निकालना वो डिडक्टिव। बात सुनना कि आपको पता है क्वेश्चंस, फिर फॉर्मूला पता है, आपको क्या निकालना आंसर। तो मैथमेटिकल ये पूरा, मतलब इस चीज से जो भी आंसर निकल के आएगा वो ज्यादा साइंटिफिक है। बात समझ में आ गई? पर यहाँ पर इंडक्टिव में उल्टा होता है, मतलब आपको आंसर पता है और लॉजिक भी पता है, पर प्रश्न नहीं पता है। तो प्रश्न तो कुछ भी बना सकते हो आप, डाटा ही तो बदलना है। तो ये थोड़ी कम साइंटिफिक है तो साइंटिफिक, पर क्या है, ये थोड़ी कम साइंटिफिक। यहाँ पर हम इस पे किस पे बल देते हैं? विश्लेषण पर, एनालिसिस पे बल देते हैं, जबकि इसमें किस पे बल देते हैं? तो बंदी हो। चलो इधर देखो, अरे जाने दो मैडम, इधर देखो, बात समझ में आई? अरे अपना इधर एग्जाम जरूरी है, ये तो करते रहेंगे, लगाते रहेंगे। बात समझ में आ गई? ये आ गया डिडक्टिव इंडक्टिव का मतलब, समझ में आ गया आपको? लॉजिक समझ में आया? अब देखो सुनो बात, जैसे कि आप थोड़ा सा एग्जांपल देखो इसका। आपने देखा होगा, न्यूटन की बात देखी होगी। जैसे ये न्यूटन है, सुनना बात, ये पेड़ है, कौन सा पेड़ है? एप्पल का ही पेड़ है, ठीक है। अमरूद अमरूद मत गिरा देना, ये तो पता है न्यूटन ही गायब हो जाते धरती से। ये न्यूटन बाबा सो रहे हैं यहाँ पर, ठीक है। अब सुनो बात, इसके ऊपर गिरा एप्पल, कौन गिरा इसके ऊपर? एप्पल गिरा। तो इसको एप्पल जब गिरा ना, तो इसने एक चीज देखी कि ये चीज गिरी, तो देखो एक चीज उसको पता चली ना, तो उसने पहले हाइपोथेसिस बना ली। इसको एक एप्पल गिरा, एप्पल गिरा, तो उसने एक हाइपोथेसिस बनाई। क्या बनाई उसने? हाइपोथेसिस। उसने हाइपोथेसिस ये बनाई कि संसार के अंदर जितनी भी चीजें वो सब नीचे गिरती। ये हाइपोथेसिस बना ली एक चीज को देखकर। तो जो डिडक्टिव होता है ना, उसमें सबसे पहले कौन आता है? सिद्धांत। क्या होता है? हमारी थ्योरी आती है, सिद्धांत आ जाता है, और उस सिद्धांत के बाद हम क्या बना लेते हैं? एक थ्योरी, एक हाइपोथेसिस। उसको पता है सब चीज नीचे आती है, तो उसने एक हाइपोथेसिस बना ली। क्या बना ली उसने? हाइपोथेसिस। अब देखो इस हाइपोथेसिस में क्या बनाया कि संसार की सारी चीज क्या आती है? नीचे आती है। ये हाइपोथेसिस बन गई। अब वो संसार की अन्य चीजों को भी देखेगा, पत्थर को उछाल के देखेगा, जो मन में आएगा उसको उछाल के देखेगा, क्या वो नीचे आ रही कि नहीं आ रही है। इसको बोलते पैटर्न, या इसको बोलते प्रोसेस, या इसी को बोलते ऑब्जर्वेशन। तो हाइपोथेसिस के बाद क्या करेगा वो? ऑब्जर्व करेगा, और ऑब्जर्व करने के बाद जो उसने हाइपोथेसिस बनाई थी उसको क्या बोलेगा? संतुष्ट कर लेगा, सेटिस्फाई कर लेगा, पुष्टि कर लेगा उसकी कि सही है कि नहीं, हाइपोथेसिस मेरी सही हो, जो माना उसने वो हो गया तो सही है, जो माना है वो नहीं हुआ तो गलत है। जैसे आप एक हाइपोथेसिस बना लो, सपने के अंदर सब लोग ऊपर उड़ते हैं, बस करो हाइपोथेसिस सबके सपनों की। ये बात समझ में आएगी? हाइपोथेसिस ले लिया आपने, फिर सिद्ध कर लो उसको। जबकि इंडक्टिव में उल्टा होता है। क्या होता है? उल्टा होता है। यहाँ सब अभी प्रोसेस नेचुरल हुआ सब, यहाँ पे उल्टा होता है। उल्टा होने का मतलब क्या है? इसने ऐसा माना है कि सब पत्थरों को उछालो पहले तो ऊपर। नहीं बात समझना है? तो यहाँ पे पहले आ गया प्रोसेस। बात समझ आई? सब पत्थर को उछाल रहा है, तो पत्थर उसको उछाल रहा है। अब आप मुझे देखो, क्या मैं संसार के सभी चीज को उछाल सकता हूँ? क्या बहुत सारी चीज होगी, जैसे पेपर है हल्का उड़ाऊंगा तो हो सकता है उड़ता चला जाए वो। तो अभी यहाँ पे क्या कर, उल्टा चल रहे हैं आप। मान लो जब पत्थर उछाल रहा हूं मैं, पत्थर उछाला, एक दो चीज को उछाली, तो मैंने एक पैटर्न पकड़ा। क्या पकड़ा मैंने? एक पैटर्न, कि जितनी भी चीज को मैं उछाल रहा हूँ सब नीचे आ रही है। तो ये एक पैटर्न बन गया, और इस पैटर्न पे मैं एक हाइपोथेसिस बना दिया मैंने कि संसार की जितनी भी चीजें वो सब क्या आती है? नीचे। तो यहाँ पे जाके बनी क्या? हाइपोथेसिस। और फिर मैंने एक सिद्धांत दे दिया बना के, तो उल्टा चल गया मैं, बस इतना सा। इसी प्रोसेस को रिवर्स कर देना तो वो आ जाएगी इंडक्टिव के अंदर। हो सकता है आपसे प्रोसेस ही पूछ ले जमा जमा के कि प्रोसेस बताओ आप, तो कि डिडक्टिव के अंदर क्या प्रोसेस होगी और इंडक्टिव के अंदर क्या प्रोसेस होगी, तो रिवर्स प्रोसेस कर देना आप तो। चलो ठीक है। अरे कोई दिक्कत, ये सब रामायण पढ़ने की आवश्यकता नहीं है आपको। हाँ अब देखो ये 27 देख लो, यही है। कहाँ है? चलो अभी ये प्रश्न में बहुत सिंपल सा है। देखो ये प्रश्न ही बोल रहा है निम्नलिखित में से कौन एक दूसरे के विपरीत है।
अब मैं हिंदी मीडियम वालों को भी ये कहना चाहता हूँ कि ये विपरीत के चक्कर में मत रहना आप, ये याद रखो आप कॉन्ट्ररी, क्योंकि विपरीत बहुत सारी चीजों को होते हैं। जैसे हमने पढ़ा था लॉजिकल इक्विवेलेंट, वहां पे एक पढ़ा था हमने कन्वर्जेंस, उसको भी हिंदी में विपरीत ही बोलते हैं। कभी विपरीत बोल देगा, कभी विरोधी बोल देगा, आपको ही समझ में नहीं आएगा बोलना क्या चाहता है ये। इसलिए आपको ये टेक्निकल टर्म याद करना है इंग्लिश वाले। यहाँ पे बोल रहा है कॉन्ट्ररी, क्या बोल रहा है वो, कि इनमें से कौन है, 4 ऑप्शन उसने दिए हैं और बोल रहा है कॉन्ट्ररी। तो आप बताओ मुझे क्लासिकल स्कोर ऑफ अपोजिशन अभी ही पढ़ के आए, तो देखो पहले एक एग्जांपल दिया था और उसका उदाहरण पूछा था। अब देखो संबंधी पूछ लिया उसने, इसका मतलब है कि आपको आना चाहिए क्लासिकल स्कोर ऑफ अपोजिशन होता क्या है। तो ये रहा देखो, अभी बनाया था ना हमने, ये ए है, ये क्या है ई, और ये क्या है आई, और ये क्या है ओ। इन दोनों के बीच में कौन सा रिलेशन है, और यही तो पूछना चाह रहा है। ये मत लिख के आ जाना ए और ई। अब यहाँ पे देख रहा हूँ कुछ बच्चे ऐसे होंगे ए और ई। अच्छा सुनो बात, ये तो एमपीपीएससी था इसलिए दिमाग नहीं लगाया। मान लो मैं होता और यूजीसी नेट लेता, तो देखो ऑप्शन में ऐसा बनाता मैं, ए और ई। बात समझ में आई? कुछ लोग तो ये देख के लगा लेते, जबकि ए और ई की बात नहीं कर रहा है। ऊपर देखो ऑप्शन में क्या है, बात समझ, ऊपर ऑप्शन देखो ना, ऐसा होता है अक्सर गलती में। तो देखो ए जो है हमारा वो कैसा होता है, यूनिवर्सल पॉजिटिव। कौन है यूनिवर्सल पॉजिटिव, ए। ये ए ही तो है। अब ये मत बोलना ये है तो ये भी है, कभी कभी ऐसा संयोग होता है, कड़म मकड़म बम्बे में लग जाता है कुछ कुछ, ये संयोग है कि यहाँ पे भी ए और ये भी ए निकल गया, ठीक है। नहीं तो थोड़ा सा दिमाग वाला होता है ना यूजीसी नेट वाला, थोड़ा तो वो उल्टा ही कर देता है, क्योंकि उसको पता है बच्चे ऐसा करते हैं हरकतें। फिर सुनो मुझे कौन सा चाहिए, ई। अब देखो कोई भी मनुष्य अच्छा नहीं है, मतलब बी, यही तो है ई, और यही तो मुझे बताना था। तो ए और बी किसमें है, बस खत्म हो गया। अब किस्मत से किसी का लग गया। मान लो मैं ये बी को उठा के यहाँ पे डाल देता डी में, तो ए और डी से हो जाते। अभी इसने कॉन्ट्ररी पूछा है, मान लो हो सकता है उसे सब कॉन्ट्ररी पूछ ले आपसे, बात समझेगी, हो से आपसे कॉन्ट्राडिक्टरी पूछ ले, बना लोगे, कुछ भी नहीं है इनमें। चलो ये एक प्रश्न है यहाँ पर, और ये जो प्रश्न था पहाड़ पे आग लगी वगी, ये मैंने पढ़ाया था आपको जब मैंने इंडियन लॉजिक पढ़ाया था। उसके अंदर हमने पढ़ा था अनुमान, अनुमान के अंदर ये सारी चीज पढ़ी थी हमने, कि अनुमान के अंदर 5 चीज होती है। कितनी चीज होती है, 5 चीज होती है। अब देखो पहाड़ी पर आग है, ये अपने आप में क्या है, प्रतिज्ञा, मतलब इसको इंग्लिश में हम प्रोपोजिशन कहते हैं। क्या बोलते हैं, प्रपोजिशन। फिर देखो क्योंकि वहां आग है, क्योंकि वहां क्या लिख रहा है, धुआं है, ये क्या है, कारण है। कारण को ही हम इंडियन लॉजिक के अंदर हेतु बोलते हैं, कारण को, रीजन को। ये क्या है यहाँ पर, प्रपोजिशन, ठीक है। और हेतु को क्या बोलते हैं हम, बात समझ में आ गई। फिर देखो ये जो लिखा ना, जहां भी धुआं होता है वहां पर आग होती है, ये उदाहरण है। जैसे आपने देखा होगा रसोई गैस, तो देखो बचपन में पहले लोग, क्योंकि पहले कोई हाइड्रोजन गैस नहीं थी, कोई परमाणु बम नहीं था, मतलब न्यूक्लियर रिएक्टर जैसी चीज नहीं थी, तो पहले जनरली हम लकड़ी को जलाते थे या कोयले को हम जलाते थे और हम आग बनाते थे। और चूंकि आपको पता है लकड़ी कोयला ऐसा होता है जिसके अंदर क्या होता है, जल होता है, जो वाष्प होती है। और कोई भी किसी भी चीज के अंदर जब अशुद्धि होगी ना, जब उसको जलाओगे ना आप, तो उसमें धुआं निकलेगा स्वाभाविक रूप से। जैसे कंडे होते थे पहले, उनको जलाते थे तो धुआं निकलता है, देखो। तो सुनो बात, इसका मतलब ये बच्चे के दिमाग में ये चीज बैठ गई थी कि जब भी हम आग लगाएंगे तो ऊपर क्या निकलेगा, धुआं। ये फिक्स मान लेता। पर आज के समय में ऐसा नहीं है। जैसे आपने जलाया गैस, उसमें कहाँ है धुआं, है क्या? तो ये अभी की बात नहीं चल रही है, ये 2000 साल पहले की बात चल रही है। नहीं तो आप बोलोगे सर यहाँ पे तो धुआं ही नहीं, बताओ आपका तो खत्म ही हो गया सिस्टम, लॉजिक ही खत्म हो गया। कहाँ लॉजिक इसमें, ये पुराना लॉजिक है, इसलिए इंडियन लॉजिक बोल रहे हैं हम, ठीक है। सुनना बात, तो ऐसा था कि जब भी जहां पर भी धुआं निकलेगा तो हम क्या अनुमान लगा सकते हैं, वहां आग होगी, अनुमान लगा सकते हैं। कुछ और भी हो सकता है धुआं, जैसे मान सुट्टा बाहर चल रहा होगा, पर पहले थोड़ी था, पहले सुट्टा बाहर नहीं चलते थे। बात समझ में आ गई। आज के समय में कोई कुछ भी हो सकता है, पर पहले के समय की हम बात कर रहे हैं। तो पहले जैसे मान लो ऐसा कहते थे, उदाहरण दिया उन्होंने, एक उदाहरण के माध्यम से तर्क को समझाया। उन्होंने बोला कि एक पहाड़ है और उस पहाड़ के ऊपर धुआं दिख रहा है, आपको आग नहीं दिखी है, धुआं दिखा है। क्या दिखा है, क्यों दिखा धुआं, क्योंकि क्या आप पहाड़ देख सकते हो क्या यहाँ से, आप तो धुआं देख सकते हो ना ऊपर उठा हुआ। जैसे मान लो कोई शहर है इंदौर, आप इंदौर के बाहर कोई व्यक्ति है, उसको धुआं दिख जाएगा, इंदौर शहर में बिल्डिंग नहीं दिखेगी जहां से धुआं निकल रहा है। बात समझे, तो आपको क्या दिखा, धुआं। तो आपने अनुमान लगा लिया कहीं ना कहीं आग लगी है।
बात समझ में आ गई। तो जो धुआं है पहाड़ी पर क्या है, आग है, ये क्या है, प्रतिज्ञा की स्टेटमेंट है। क्यों है, क्योंकि वहां धुआं है, ये क्या कहलाता है, कारण। ऐसा क्यों बोल रहे हो आप, क्योंकि आपके पास उदाहरण है रसोई गैस का, आपके घर का उदाहरण आपको पता है कि जहां जहां धुआं होता है वहां क्या होती है, आग। पर अगर मैं इसका उल्टा बोलूं कि जहां जहां आग होती है वहां धुआं होता है, ऐसा जरूरी नहीं, पर जहां जहां धुआं होगा इसका मतलब वहां पे आग लगी होगी। बात समझ गए, ये उदाहरण है, इसको बोलते हैं उदाहरण, इलिस्ट्रेशन। फिर देखो हम तुलना कर रहे हैं अब, चूंकि पहाड़ी पर क्या है, धुआं है, ये क्या कहलाता है, उपनयन। अतः पहाड़ी पर क्या है, यही क्या कहलाता है मेरा, निगमन। निगमन का मतलब होता है डिडक्शन। ये 5 उदाहरण जैसे कि जैसे मैंने वहां पे बताए थे, वही के वो उठा के इसने चाप दिए, जरा उठा भी इसने, सच बता रहा हूँ, ये पढ़ाया है सेम टू सेम उदाहरण। पहाड़ी के ऊपर धुआं है, वो पहाड़ी की जगह उसने पहाड़ भी नहीं बनाया। बात समझ गई, क्यों, क्योंकि इसमें कोई भी परिवर्तन करने की गुंजाइश ही नहीं है। हमारे इंडियन लॉजिक बहुत कठिन लगता है, जिसे हितवाभास पढ़ो तो आपको और कठिन लगेगा, पर उसकी देखो सबसे अच्छी बात यही है कि उसके अंदर जो किताब में जो उदाहरण लिखा वही के वही एग्जाम्पल आ जाता है, चेंज ही नहीं होता है। क्योंकि कहां से करेगा चेंज, वो खुद ही नहीं लगा पा रहा लॉजिक। बात समझ में आ गई। तो इसलिए देखो कोई चीज कठिन है उसको याद कर लिया तो सरल भी है, वो नंबर भी देके जाएगी, उससे जितना भगोगे ना वो आपको इतना भगाएगी। बात समझ गई। देखो ये ऐसा का ऐसा रटा हुआ था और ऐसा कैसे क्वेश्चन आ गया आपको। बात समझ में आ गई। चलो कर लोगे 1 2 3 4 5, ये दिख गया 1 2 3 4 5। हाँ ठीक है, ये सम सेम टू सेम आ गया। अब देखो मैं एक और चीज बताता हूं आपको, जब भी एग्जाम के अंदर जब भी प्रश्न आते हैं, थोड़ा सा मैं बता रहा हूं, मान लो कोई प्रश्न आपको जोड़ी वाला नहीं बन रहा है, मैच द कॉलम वाला, तो देखो एक पैटर्न तो आपको ये मिलेगा, देखो ऑप्शन है कि 1 2 3 4 5। कभी कभी इसका उल्टा मिलेगा आपको, 4 3 2 1 क्रम मिलेगा। ये ऐसा पैटर्न होता है, 99% बोल रहा हूं, ऐसा मिला हुआ मिलेगा, ऐसा पहले का चौथा, दूसरे का तीसरा, तीसरे का दूसरा, पहले का पहला, ऐसा मिलता है। मैं 99% की बात कर रहा हूं। फिर कभी कभी ऐसा मिलता है, ऐसा, बस। तो जनरली अब आजकल ऐसा नहीं मिलता है जनरली, पर ये उल्टा वाला जरूर मिलता है। सीधा वाला, सीधा वाला क्यों मिलता है, क्योंकि सुनो नाम उसका लिखा जोड़ी मिला हो, पर बचपन में हमने देखा था उसको मिलाना पड़ता था, हम उल्टा नीचे, पर हमारे दिमाग में घुस गया कि मिला हुआ नहीं आता है, पर एग्जामिनर मिला हुआ ही दे देता है, तो जबरदस्ती हम उल्टा करने आ जाते हैं उसको, छेड़खानी। ये सब साइकोलॉजी, साइकोलॉजी इसके पीछे, कुछ भी नहीं है उसमें। चलो ये अगला प्रश्न है आपका। अब सभी पक्षी अंडे देते हैं, दिला दो। कोई नहीं देता हो बेचारा, तो कोए, कोवा क्या है, पक्षी, इधर ला दे। किसी को पीना तो नहीं है, क्या है, सभी, सभी पक्षी अंडे देते हैं, ठीक है। फिर कोवे पक्षी है, तो कोवे अंडे देते हैं, तो सुनो ये क्या, कैसा कैसा है, ये कैसा उदाहरण है, कौन सा लॉजिक का उदाहरण है। क्योंकि देखो हम सभी की बात कर रहे थे कि सभी पक्षी अंडे देते हैं, तब जाके हमने बोला कि कोवा भी अंडा देता है। जब भी हम सभी की बात करते हैं और सभी से जब निष्कर्ष निकालते हैं तो उसको क्या बोलते हैं हम, डिडक्टिव। बस इतना सिंपल सा तो था, इसमें क्या रखा है। इंडक्टिव में उल्टा हो जाता है, जैसे कौवा अंडा देता है, कबूतर अंडा देती है, अतः सभी पक्षी अंडे देते हैं, हाँ देते हैं, दिला दो, ऐसे। तो उसको क्या बोल रहे आप, आगमन आती। अरे कुछ भी नहीं है इसमें, देखो ठीक है। अब सुनो बात, अब देखो ये आपके पास एक लॉजिक है, मतलब ये डाटा का है। डाटा होते हैं ना, डाटा, जिसे हम कोई चीज का डाटा लेते हैं, तो डाटा प्राप्त करने के 2 तरीके, कितने तरीके, 2, 2 तरीके, कितने तरीके, 2। सुनना बात, डाटा, डाटा के चक्कर में पढ़ना, डाटा क्या है ये सब पढ़ाया हुआ आपको कंप्यूटर के अंदर। अभी हमें तो सिंपल सा बता रहा हूँ आपको, ये डाटा है, ठीक है। अब कोई डेटा बोलेगा, डाटा बोले, जो बोलना बोलो। आंकड़े कहते हैं इनको हिंदी में, हिंदी के अंदर बहुत सारी चीज होती, तथ्य, आंकड़े, जो बोलना बोलते जाओ, वो कितनी पिलाएगा। चलो अब सुनना बात, तो देखो आंकड़े 2 प्रकार के होते हैं, एक होता है प्राथमिक आंकड़े, जिसको हम बोलते हैं प्राइमरी, क्या बोलते हैं। अब देखो क्या होता है, मैं बेसिक सा बता देता हूं आपको, क्योंकि ये अपने आप में ये एक टॉपिक ही है, सांख्यिकी पूरा टॉपिक है, हो सकता है 5-10 लेक्चर लेना पड़े इसके ऊपर। फिर क्या होता है, एक
द्वितीय। अब सुनना थोड़ा सा, बस कहानी सुनना, अगर ये पता चल गया ना आपको तो आपका प्रश्न गलत नहीं होगा। प्राथमिक जो डाटा होता है, पहले तो होता क्या है ये समझो। तो प्राथमिक डाटा का मतलब ये होता है कि जिस व्यक्ति को, जैसे मुझे किसी चीज की जानकारी चाहिए तो मैं खुद जाऊंगा, रिसर्च करूंगा और डाटा प्राप्त करूंगा। बात समझ गई? जैसे मुझे ऐसा पता करना है कि जैसे इंदौर शहर के अंदर मान लो कि पोल्यूशन ज्यादा है, ठीक है, मुझे ये करना है, तो मैं खुद इंदौर शहर में घुमा फिरा, मैं सैंपल लिया और मैंने क्या करा, रिसर्च करी और देखा कि हाँ बिल्कुल सही बात है कि यहाँ की जो एयर है उसमें पोल्यूशन है। तो ये कैसा डाटा कहलाया? बात समझ में आ गई? ये प्राइमरी डाटा, मैं खुद जाके डाटा प्राप्त कर रहा हूँ। अब देखो कुछ लोग होते हैं चालू, बहुत चालू होते हैं, जैसे आपके साथ भी ऐसा धोखा होगा। जो बच्चा जैसे यहाँ से पढ़ के जाता है तो उनके कुछ दोस्त होते हैं, उनको एक आध चाय पिलाते, बोलते भाई आज क्या पढ़ के आया, तो सब उगलते थे एक चाय में। तो द्वितीयक डाटा है, देखो वो कोचिंग है पर आपसे ले लिया उसने डाटा और उसका यूजीसी नेट निकल के आप यहीं रह गए। ऐसा करते हैं कुछ लोग। तो द्वितीयक डाटा क्या होता है? ये जो डाटा अभी मुझे मिला ना, इसी के आधार पे मैं कुछ और रिसर्च कर रहा हूँ। बात समझ आ गई? मतलब मुझे रिसर्च तो करना है पर मैंने खुद उस क्षेत्र में जाके डाटा नहीं लाया, मैं जो मेरे पास उपलब्ध डाटा था उसी डाटा पे मैंने रिसर्च कर दी, जो पहले से डाटा है। बात समझे? उसी को क्या बोलता हूं मैं? द्वितीयक डाटा। जैसे मैं आपको बताता हूं, जैसे हमारे देश में होती है जनगणना, सेंसस होता है। तो सेंसस के अंदर तो हम जनगणना की बात कर रहे हैं कि कितने हमारे देश में जनसंख्या है, कितने पुरुष है, कितनी महिलाएं है, कितने लोग साक्षर है, कितने लोग पढ़े लिखे नहीं है, ये सब मैंने पता कर लिया। ये कैसा डाटा कहलाया? प्राथमिक। पर इसके बाद जो डाटा आते हैं, जैसे आपने सुना हमारे देश में गरीबी, क्या कभी कोई आपसे पूछने आया था कि आप गरीब हो? पर उनको कैसे पता चल गया कि हमारे देश में इतने गरीब है? तो गरीबी कैसा डाटा है? सेकेंडरी डाटा है। बात समझ गई? तो प्राथमिक डाटा के बाद में कोई डाटा प्राप्त करता हूं उसी को बोलता हूं मैं सेकेंडरी डाटा। बात समझेगी? अब देखो आपको ऑटोमेटिक सवाल समझ में आएगी। यहाँ देखो आपको पूछ रहा है निम्नलिखित में कौन सा द्वितीयक आंकड़ा का स्रोत नहीं है? तो देखो 3 होंगे, एक नहीं होगा। अब देखो मैं इसका एक ट्रिक और बताता हूं आपको, बहुत शानदार ट्रिक। जब भी इस प्रकार का प्रश्न आ जाए कि एक ऑप्शन चुनना हो 4 ऑप्शन में से, देखो या तो ऐसा होता हो कि है, क्या होता? ऐसा होता ना, अरे ऐसा होता ना, या तो पूछता कौन सा द्वितीयक डाटा है, अभी पूछ रहा नहीं है। अगर पूछता है तो देखो 3 अलग होते और एक अलग होता। रीजनिंग यही होती है, थोड़ी रीजनिंग पढ़ी ना आपने भी। अब देखो यहाँ पूछ रहा है नहीं है, तो देखो ऐसा क्वेश्चन का आंसर आंख बंद करके भी निकाल सकते हैं हम, इतना आसान प्रश्न है। नहीं भी पढ़ा हो तो 3 देखो इसमें सेम सेम दिखेगा, एक अलग दिखेगा, अद्भुत प्राणी। तो देखो सुनो बात, देखो सबसे पहले आपने पढ़ा अप्रत्यक्ष मौखिक साक्षात्कार, आपने साक्षात्कार प्राप्त करा, किसी का साक्षात्कार लिया, ठीक है। फिर अभी मुझे पता ही नहीं है कि सही है गलत है, मैं आगे बढ़ा। फिर देखो यहाँ बोला समिति और आयोग की रिपोर्ट। फिर देखो अंतरराष्ट्रीय संस्था के प्रकाशन, ये भी रिपोर्ट जैसा है। और अनुसंधान के प्रकाशन, मतलब सब प्रकाशन। ये तीनों भाई साहब एक तरफ है और ये बेचारा एक ही तरफ बच गया। मुझे ये पता ही नहीं है कि ये क्या होता है, फिर भी आंसर लगा दिया। मैं तो ऐसे करता हूँ। क्या है आंसर? यही तो है। जब भी ऐसा प्रश्न आ जाए ना, अरे बात समझ में आ गई? ये जादू है, दिख गया जादू। जब भी 4 ऑप्शन में एक नहीं है ये पूछे ना, ये जबकि ये प्रश्न बहुत कठिन लगता है बच्चों को। अभी और एक बात बता देता हूँ, चलो आपकी किस्मत की बात। मान लो ऑप्शन में कभी कभी 4 ऑप्शन आ जाए और उस ऑप्शन में मान लो 2 ऑप्शन सेम है, उसी में आपका आंसर छुपा है, आपको भले ही कुछ ना पता हो, फिर भगवान का नाम लेके लगा देना एक को। 100% बता रहा हूं, जब भी 2 ऑप्शन आपको सेम दिखे, ऊपर भी सेम लाइन लिखी है और नीचे जस्ट थोड़ा सा चेंज है, बाकी 2 तो अलग ही भगरे बेचारे, उन दोनों को तो पहले निपटा दो। जो 2 सेम दिख रहे ना, उसी के आंसर आपका आंसर है। 99% आपका आंसर मिलेगा। और मैं अभी वैसे मैं लाया नहीं हूं, नहीं तो आपको बताता मैं एमपीपीएससी का पेपर, उसमें बताता ऐसे कितने हर साल 4 से 5 प्रश्न ऐसे आते हैं जिनका प्रश्न आप आंख मीच के दे सकते हो, हर साल बता रहा हूं। फिर एक और ऑप्शन आपको मिलेगा, जब भी कथन के अंदर कोई ऐसा ऑप्शन दिखे जिसके अंदर सारी बात लिखी हो। कभी कभी 4 ऑप्शन देता है, कितने ऑप्शन देता है? 4। ए दिया, बी दिया, सी दिया और डी दिया। मान लो एक में कोई बात लिखी है, फिर बी में कोई बात लिखी है, सी में मान लो 3 बात लिखी है और डी में 1 बात लिखी है, बताओ आंसर क्या आएगा? सी।
क्योंकि उसके अंदर सब चीज को शामिल कर लिया, क्योंकि ह्यूमैनिटी सब्जेक्ट ही ऐसा है, सब चीज आती है यहाँ पे, कोई चीज गलत नहीं है। ह्यूमैनिटी के अंदर क्या गलत है बताओ, सब चीज सही है यहाँ पे। मैथ से थोड़ी है कि दो जोड़ों का दो जोड़ों का 4 ही आएगा। अरे बात समझ में आ रही है, बात समझ में आ रही है। और एक और मैं आपको एक और तुक्का लगाना सिखाऊंगा, अभी यहाँ पे यूट्यूब पे नहीं बता रहा हूँ मैं, फुल फॉर्म वाला, फुल फॉर्म वाला बताऊंगा कि जब भी किसी चीज का फुल फॉर्म पूछे 100% सही निकलता है। मैं तो करके आता हूँ 100%, और दिखाऊंगा आपको, आपको सामने लाके दिखाऊंगा कैसे फुल फॉर्म सही होता है। आप लेके आना 2-4 प्रश्न, हम उसमें देखेंगे। चलो बाद में देखेंगे। ये आवाज समझ में आ गई आपको? क्योंकि क्या है, यूट्यूब पे बना देंगे ना लोग, क्या है कुछ भी रील बना के बोला देखो ये टीचर क्या बना रहा है, हाँ फेमस नहीं होना है। चलो ये देखो, अब देखो अगला लिखा है यहाँ पर, यदि आंकड़ों का वर्गीकरण इस प्रकार से दे रखा हो, तो आपने बचपन के अंदर जब हम प्रश्न सोल्व करते थे स्टैटिक्स के अंदर, जैसे माध्य माध्यिका बहुलक पढ़ते थे, और जब लिखा है जैसे 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, तो ये एक श्रेणी है, क्या है, एक सीरीज है, और इस सीरीज का एक नाम है, उसको बोलते हैं एक्सक्लूसिव सीरीज, इसका नाम है एक्सक्लूसिव। तो यही पूछा था किस प्रकार की श्रेणी, बजाओ इससे सिंपल सरल प्रश्न क्या आएगा। अगर इस प्रश्न का हम जवाब नहीं दे पा रहे, इसका मतलब हमें बेसिक ही नहीं पता है। बात समझेगी, क्योंकि सांख्यिकी तो इसके बाद स्टार्ट होती है सोल्व करना, कि माध्य कैसे निकलेगा, माध्यिका कैसे निकलेगी, बहुलक कैसे निकलेगा, मीन मीडियन मोड कैसे निकला, वो तो बात की बात है। ये पहले उदाहरण तो पहचान लो कौन है, नहीं समझ में आया। जैसे मान लो हम घर के 5 लोग हैं, अब कोई व्यक्ति आया, हम पहचान तो पाए कि हमारी भाई है, नहीं तो पता चला उसी को भगा दिया हमने मार के, चोर आया करके। ऐसा ही है ये प्रश्न, बात समझ आ गई। तो जब भी जैसे 0 से 10 पे खत्म हुआ ना, तो 10 से ही स्टार्ट हुआ, 10 से 20 ऐसे लिखो। देखो 0 से 10, फिर लिखते थे 10 से 20, फिर लिखते थे 20 से 30, ठीक है, फिर 30 से 40। इस प्रकार की श्रेणी को क्या बोलते हैं हम, एक्सक्लूसिव। अब एक्सक्लूसिव क्यों बोल रहे हैं, सुनना बात 2 मिनट। जैसे कहीं दिख रहा है एक्सक्लूसिव, ये लिखा है, अब हिंदी में मत देखना बहिष्कृत, बहिष्कृत का मतलब होता है भगा देना, बहिष्कृत बोलते हैं इसको। वैसे इसका ज्यादा टेक्निकल नाम है अपवर्जी। मैं फिर बोला ना, हिंदी में जाओगे ना आप वहीं रह जाओगे, इसलिए ये नाम याद करो एक्सक्लूसिव। अब सुनो, एक्सक्लूसिव का मतलब ये होता है कि उसको हमें उसमें शामिल नहीं कर रहे हैं। एक होता है इंक्लूसिव, एक क्या होता है एक्सक्लूसिव। मैं अभी यहाँ इंक्लूसिव का भी उदाहरण देता था, हो सकता है आपकी सेट के एग्जाम में आ जाए। तो सुनो बात, 0 से 10 है ना, तो ये जो 10 होता है ना, तो सुनो एक्सक्लूसिव के अंदर इस 10 को इसमें शामिल नहीं करते, यहाँ पे शामिल करा दे। जैसे मान लो कोई वैल्यू आई, मान लो जैसे आपने मीडियन निकाला और उसकी वैल्यू 10, तो यहाँ पे कुछ लिखूंगा मैं डाटा, यहाँ पे कुछ डाटा लिखूंगा, जो 10 नाम आया, 10 नंबर जो आया, उसको इसमें शामिल करूंगा कि इसमें। तो देखो इसमें शामिल नहीं करते, उसको इसमें शामिल करते हैं, इसीलिए उसको एक्सक्लूसिव बोल रहे हैं कि इसमें शामिल नहीं कर रहे हैं। जबकि एक होता है इंक्लूसिव, इंक्लूसिव का मतलब होता है समावेशी, समावित कर लेना। देखो इसका उदाहरण कैसे आएगा, अब जैसे मैं 0 से 10 तक नहीं जाऊंगा, 0 से मैं 9 तक ही जाऊंगा, ये 9, फिर 10 से 19, फिर देखो 20 से 29, इस टाइप से मिलेगा। देखो कनेक्टेड नहीं है। अब देखो अगर कोई 9 आ गया, तो 9 को मैं इसी में शामिल करूंगा, किसी और में थोड़ी जाऊंगा शामिल करने। इसको बोलता था मैं इंक्लूसिव। बात समझ आ गई। तो अगर कभी ये उदाहरण आ जाए ये, पर देखो इसके माध्यम से आप मोड मिलियन सोल्व नहीं कर सकते, इसके लिए फिर उसको बनाना पड़ेगा एक्सक्लूसिव। और एक्सक्लूसिव बनाने का तरीका ये होता है कि इसमें 0.5 जोड़ दो और इसमें 0.5 कम कर दो, तो ये बनेगा देखो 0 से 9.5, फिर ये बनेगा 9.5 से 19.5, फिर 19.5 से बनेगा 29.5, इस टाइप से फिर उसको एक्सक्लूसिव बनाते हैं हम। इसके अंदर नहीं जाना है आपको, ठीक है, इतना ही बना दोगे एग्जाम वाले खुश। ठीक है, बताओ आगे समझ में। चलो और कौन सा प्रश्न, ये रहा अगला प्रश्न। देखो यहाँ पर एक सिंपल सा बेसिक सा प्रश्न आपसे पूछा था कि निम्नलिखित में से कौन सा जो है 2 डायमेंशन का उदाहरण नहीं है। तो अब मुझे एक बात बताओ, सुनना, देखो देखो मैं लॉजिक बताना चाह रहा हूं आपको, थोड़ा सा दिमाग लगाना। आप मुझे बताओ, क्या ये स्क्वायर डायग्राम पढ़ा है क्या आपने? अरे पढ़ा है क्या, नहीं पढ़ा है? सुनो, फिर देखो एक हो गया पाई डायग्राम, ये तो हमने पढ़ा है। फिर देखो आयत, रेगुलर डायग्राम या आयताकार डायग्राम, ये देखो हिस्टोग्राम पढ़ा था हमने, और इसमें ही सबसे पहले पढ़ा था कि इसमें एक ही चीज को दिखाते हैं हम, ये ऐसे ऐसे बनता है हिस्टोग्राम, ये इस टाइप से, इस टाइप से बनता है। इसमें खाली एक ही डाटा तो दिखा रहे हैं हम, ऊंचाई। क्या दिखा रहे हैं? सिर्फ ऊंचाई दिखा रहे, एक ही डायमेंशन दिखा रहे हिस्टोग्राम के अंदर। बाकी देखो जो पाई चार्ट था ना, पाई चार्ट इस टाइप से था, वो अभी करके आए हमेशा, यहाँ पे कुछ दे दे, यहाँ पे कुछ दे दे, यहाँ पे तो कुछ दे दे। तो देखो आयत भी, अब ये स्क्वायर दे दिया, स्क्वायर की जगह आयत दे दूं, इस टाइप से बना दूं। मेरी बात समझ में आ रही है?
ये सर्कल है, ये आयत है, ये वहां पे वर्ग बना दूं, क्या बात है। बस खाली यही था वन डायमेंशन। यही पूछ रहा है कौन सा टू डायमेंशन नहीं है। तो अगर मान लो आपको थोड़ी सी भी जानकारी होगी ना मैथ्स की, थोड़ी सी भी जानकारी, तो देखो आपको दिख जाएगा वर्ग, भाई साहब वर्ग का ही भाई थोड़ा सा ही आयत, और उसी का है सर्कल। ये सब टू डायमेंशन के अंदर क्षेत्रफल निकालते हैं हम, इन सबका एरिया निकालते हैं हम। बात समझ आ गई। तो थोड़ा सा भी हम दिमाग लगा लेते तो हमारा काम हो जाता। चलो फिर देखो अगला ये प्रश्न है, अब सुनना बात, देखो तुक्का लगाने की बात। माध्यिका का मान किस ग्राफ की सहायता से निकालते हैं? तो माध्यिका का जो मान बनता है, वो जो ग्राफ बनता है, उस ग्राफ को क्या बोलते हैं? तो उस ग्राफ का एक नाम है। तो सुनना बात, 2 मिनट के लिए सुनना। देखो इधर तुक्का कैसे लगाए। जैसे आपको ये तो पता है हिस्टोग्राम, अब हिस्टोग्राम कोई ग्राफ थोड़ी है। चलो फिर देखो लिखा है फ्रीक्वेंसी पॉलीगन, चलो मुझे ये भी पता नहीं। फिर आवृत्ति कर्व, फिर देखो ये बड़ा अजीब ही दिख गया है पहली बार, और जब कोई पहली बार दिखे ना समझो वही है आंसर, क्योंकि ये कहां से आया। जब भी कोई पहली बार कोई ऐसा नई अजीब सा नाम दिखे ना समझो वही है, क्योंकि जनरली उसका नाम थोड़ी लेते हैं। आपकी क्लास में कोई नया व्यक्ति आया, पढ़ने आया होगा ना, वो मस्ती करने थोड़ी आया है। तो मैं पूछूंगा अभी ज्यादा फोकस करके ध्यान कौन दे रहा हूँ, नया व्यक्ति तो देगा बेचारा। सुनो ये कहां से आ गया। फिर देखो दूसरा एक और बात, इसकी एक और पहचान उत्तर की। देखो इसके अंदर हिंदी भी लिखा है, इंग्लिश भी लिखा है। वो दिखाना चाह रहा है कि ये कहीं गलत ना हो जाए। जब भी कोई वर्ड आता है ना, सही उत्तर होता है ना, उसकी पहचान बता रहा हूं मैं, कि हिंदी भी लिखा है उसका, शायद में उसका इंग्लिश भी लिखा है, ताकि बच्चों को किसी प्रकार का कंफ्यूजन ना हो, ताकि कल से वो ये नहीं बोल पाए कि सर क्या नाम दे दिया आपने, हिंदी के साथ ही इंग्लिश दिया रखा, और उसका प्योर हिंदी नाम भी दे रखा बालक ने, संचय आवर्ती वक्र। पहचान लोगे? देखो साफ साफ दिख रहा है, बस ये देखने का नजरिया है, चश्मा बदलोगे ना सब बदल जाएगा। बात समझा गई। तो ये मैं बता रहा हूँ, हिंट बता रहा हूँ एक, कभी कभी इस टाइप से वो देता है बना के, अजीब से ही देगा आपको, आंसर अलग ही दिखेगा आपको। लगाओ ना, रीजनिंग लगाओ थोड़ी सी आप। मैंने बताया था अभी थोड़ी देर पहले, जो सबसे बड़ा दिखेगा वही तो आंसर है। आप प्रयास ही नहीं करते आंसर देखने का। देखो बिना प्रश्न पढ़े उत्तर दे देता हूं मैं तो, इसका उत्तर क्या है। देखो ना बेचारा क्या दे क्या ना दे, 3 नाम दे दिए उसने। यही तो लॉजिकल रीजनिंग है, ये मैथमेटिकल रीजनिंग है। बात समझ आ गई। सब देखो इसके अंदर सब मिल जाएगा आपको। बात समझ आ गई। जब भी आप प्रश्न देखो, कोई प्रश्न का उत्तर नहीं बने तो ऑप्शन को देखो, ऑप्शन को थोड़ा सा ड्राइव करो कि किसमें क्या लिखा है। आप देखोगे ना कभी कभी ऑप्शन, जो गलत ऑप्शन होता है ना, वो ग्रामेटिकली भी बहुत गलत होते हैं, ग्रामर ही गलत दे देता वो। देखना मैं बताऊंगा आप ही। वैसे मैं अभी लाया नहीं तो मैं बताता। एमपीपीएससी हर साल 4 से 5 प्रश्न ऐसे देता है, गलत अलग ही दिखते हैं, मतलब उसने मन से बनाए, मतलब ग्रामर कहने का ही गलत दे देता हूँ। और जो ऑप्शन जो होता है ना सही, वो तुरंत कॉपी करता है, उसमें 1 इंच ना तो ऊपर ना नीचे करता हूँ, ऐसा कैसे चिपका देता हूँ, अलग ही दिखता है वो, जैसे ये दिखा भी अलग। चलो ठीक है, चलो इधर देखो आप तो। फिर देखो ये एक फॉर्मूला है, बस ये फॉर्मूला आपको याद कर लेना है। तो सुनो बात, जब भी हम मीन मीडियन मोड निकालते हैं ना, तो देखो सबसे पहले मीन निकालते हैं। क्या निकालते हैं? मीन। वैसे थोड़ा ज्यादा ही अंदर पूछ लिया उसने, पहले मीन निकालते हैं, फिर मीडियन आता है, फिर आता है मोड। तो मोड आ गया। अब सुनो, मोड को हम जेड से दिखाते हैं, मीडियन को हम एम से दिखाते हैं, और जो मीन होता है उसको एक्स बार से दिखाते हैं। तो सुनना, हम इसका जो रिलेशन है ना, मैं इसका रिलेशन बात करने का तरीका बता रहा हूं आपको। हम इनको लिखेंगे उल्टा घुमा के। तो जेड भाई साहब, कौन भाई साहब? फिर कौन आएगा? अरे मैडम कहाँ है मीन? ये मीडियन है, घुमा के लिखा ना मैंने। देखो जेड को पकड़ा, फिर मीडियन को पकड़ा, फिर मीन को पकड़ा। बात समझ आ गई। फिर देखो 3 फिर 2, ये रिलेशन होता है इनके बीच में। 3 में से 2 घटा दिया, ऐसे समझो। बात समझ आ गई। तो जेड तो पहले आएगा क्या? बहुलक, फिर है माध्यिका, फिर है माध्य। तो ऐसा ही रिलेशन चलता है इनके बीच में, पहले माध्य आता है, फिर माध्यिका आएगी, फिर बहुलक आएगा, बहुलक माध्यिका फिर माध्य। कभी भी रिलेशन पूछे इस टाइप से आएगा। देखो यहाँ पे दिखेगा आपको। तो देखो अगर आपको इतना भी पता होता कि जेड के बाद एम आएगा फिर एक्स बार आएगा, देखो ये और रिलेशन में देखो घटा रहे हम, क्या कर रहे हैं हम? घटा रहे, ये वाला आंसर आ जाएगा। बात समझ आ गई? कोई दिक्कत कोई समस्या? चलो ठीक है, बढ़े आगे। ये कंप्यूटर वाले प्रश्न आ गए। ठीक है, हो गए सारे प्रश्न।
हो गया? मैथ्स को होगा ना सारे, बच्चे तो नहीं है? नहीं बचा होगा, 20 से चालू करा था हमने। सारे हो गए क्या? यहाँ 29 कहाँ दिख रहा है? अरे कर तो लिया, चलो ठीक है, सारे प्रश्न हो गए।